अच्छा ठीक है जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन खेत भी तो घर से काफी दूर है ना, तो फिर। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं सुमेधा, अब तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। आज तो बाबा आने से बिल्कुल इनकार ही कर रहे हैं, और इसमें उनकी भी क्या गलती है। तुम खुद सोचो, हम आधे घंटे चलकर घर पहुंचते हैं, फिर जल्दी जल्दी खाते पीते हैं कि फिर खेत पर आने का वक्त हो जाता है। इस एक हफ्ते में हमें जरा भी आराम करने का मौका नहीं मिल पाया है। रहने दो, हम लोग भूखे ही रह लेंगे, लेकिन आज खाना खाने घर नहीं जाएंगे। अनिल ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। अरे फोन काट दिया, अब मैं क्या करूँ? गर्मी तो सभी के लिए ही है। भाभी क्या बात है, क्या हुआ? आप कुछ गुस्से में लग रही हो। गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? यही है तुम्हारे जेठ जी, मुझे हमेशा दुविधा में डालते रहते हैं। मैंने खाना खाने के लिए आने को बोला तो बोले कि बहुत वक्त लग जाता है, हम नहीं आएंगे। वैसे बोल तो वो ठीक ही रहे हैं, भाभी बेचारों को आराम का भी मौका नहीं मिलता। आप परेशान मत होइए, लाइए मुझे दीजिए खाना, मैं देकर आती हूँ। कोई बात नहीं, ड्यूटी बनती है तो बने, घर वालों को भूखा थोड़ी ही रखना है। लाओ भाभी जल्दी से खाना पैक करो, मैं दे आऊंगी और इसी बहाने मैं खेत भी देख आऊंगी। अक्षिता खाना लेकर जाने को एक्साइटेड हो गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे उसे इस सफर में क्या क्या झेलना पड़ता। अक्षिता शारदा की नई बहू थी। शारदा एक गरीब किसान औरत थी जो खेत में अपने 2 बेटों और पति के साथ काम करती थी। गरीब किसानों का परिवार संघर्ष में अपना समय बिताता था और जी तोड़ मेहनत के बाद उन लोगों की जरूरतें पूरी हो पाती थी। शारदा के घर में उसकी एक बहू और बेटी और थी, और सभी मिलकर ही रहते थे। खेत घर से दूर था, जिसकी वजह से अक्षिता खेत में ही खाना खिलवाने को खाना लेकर घर से निकल गई। हे भगवान, कितनी तेज धूप हो रही है बाहर। घर में से देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे चलते चलते 20 मिनट होने को आए हैं, लेकिन अभी तक भी खेत नजर नहीं आ रहा। चल अक्षिता, हिम्मत मत हार, तेरा परिवार तो इस गर्मी में काम कर रहा है। अक्षिता ऐसे ही खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने लगी, और लगभग आधे घंटे में वो अपने घर से खेत पर पहुंची, जहां उसने देखा कि उसका पति, जेठ और सास ससुर दोपहरी में खेत में काम में लगे हुए हैं। देखो तो कितनी मेहनत कर रहे हैं सभी। माँ, बाबा, माधव जी और अनिल जी, देखिए मैं खाना ले आई। अरे बहू तू, बेटा तू क्यों लाई इतनी गर्मी में खाना? माँ, आप सभी तो हमारा पेट भरवाने को काम में लगे हुए हो, तो मैं कैसे आप सभी के लिए खाना न लाती? अब बैठ जाइए और सभी खाना खा लीजिए, बहुत हो गया बस काम। लाओ भाई, भूख से आते भी कुड़कुड़ा रही हैं। अब होगी पेट पूजा। सभी अक्षिता के आने से काफी खुश हो गए थे। बस फिर क्या था, खेत में ही एक पेड़ था जिसके नीचे अक्षिता ने परिवार वालों के लिए चादर बिछाई और सभी ने खाना खाया। और खाने के बाद किशोर, माधव और अनिल तीनों उसी चादर पर लेट गए। खाने के बाद ऐसे लेटने का मौका कितने दिनों बाद मिला है। वरना घर तो बस जाते थे, खाते थे और आ जाते। बहू, तूने बहुत अच्छा किया जो तू यहीं खाना ले आई। बाबा, अब आप सभी को जो 1 घंटा आने जाने में बर्बाद होता था वो बच गया है। अब आप सब कुछ देर को यहीं पेड़ की छाया में सो जाओ, फिर जब आपका आराम हो जाएगा तब मैं चली जाऊंगी। भरी दोपहरी में पूरे परिवार ने पेड़ के नीचे चादर पर लेटकर आराम किया, जिस बीच सभी की आंख लग गई। बस अक्षिता ही जागी हुई थी। सभी कैसे सो रही हैं। रास्ते में यहाँ तक आना आसान नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि रोजाना ऐसे ही आना सही रहेगा। पहले हिम्मत टूट रही थी, लेकिन अब सबको सुकून में देखकर अच्छा लग रहा है। अक्षिता का मन खुश हो चुका था। लगभग 1 घंटे सभी ने आराम किया। तब तक अक्षिता भी वहीं पर रही, और फिर 1 घंटे के बाद खाने के बर्तन लेकर अक्षिता खेत से आ गई। रोजाना अब ऐसे ही सिलसिला चलने लगा था। अक्षिता खेत पर ही जाकर अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती थी, जिससे उन्हें आराम का भी वक्त मिल जाता था। लेकिन इस बीच अक्षिता का आराम हराम हो चुका था। हाँ, अभी तो मैं बस सफाई से ही निपटी हूँ। अब मुझे आज फिर से खाना खेत पर लेकर जाना पड़ेगा। ये भगवान, बड़ी दुविधा है। एक काम करती हूँ, भाभी या तारा से बोलकर देख लेती हूँ, हो सकता है कि आज वो लोग खेत पर खाना लेकर चली जाए। बैठिए, सुमेधा भाभी के पास जाती हूँ। सुमेधा भाभी। अरे हाँ, वो ना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। सही बोला तूने, मैं भी पिछले हफ्ते वहाँ गई थी। अरे नहीं, सुमेधा भाभी भी फोन पर ना जाने किससे बातें कर रही हैं। सभी कुछ न कुछ कर रही हैं। हे भगवान, आज की गर्मी और धूप को देखते हुए तो मेरा जरा भी जाने का दिल नहीं है, लेकिन क्या करूं, अब परिवार है तो जाना पड़ेगा। अक्षिता ने किसी तरह अपना दिल खेत पर जाने को पक्का किया, और खाना बांधकर आज वो फिर से कड़ी धूप और गर्मी में खेत की राह निकल गई। अक्षिता वैसे तो तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही कच्चा रास्ता आया तो अक्षिता के रास्ते में रुकावट भी आई।
अरे रे, ये रास्ता कितना ज्यादा खराब हो रखा है, जगह जगह गड्ढे हैं। दोपहरी में भी कोई भी सड़क पर दिखाई नहीं देता, कितना अजीब लगता है खाली रास्ता। मुझे इन गड्ढों से बचकर चलना पड़ेगा, कहीं मेरा पाँव न फिसल जाए। ये अनजान रास्ते पर कुत्ता क्यों भौंक रहा है? हे भगवान, बस मेरी तरफ कोई कुत्ता ना आ जाए। अभी अक्षिता ने ऐसे बोला ही था कि वहां पर उसके रास्ते पर बहुत सारे कुत्ते भौंकते हुए और भागते हुए आए, जिन्हें देखकर अक्षिता बेहिसाब डर गई। ये क्यों भौंक रहे हैं? अक्षिता जैसे ही अपने बचाव को आड़े टेढ़े कदम पीछे को रखे तो उसका पांव मुड़ गया। पीछे गड्ढा था जिसमें अक्षिता जा गिरी। कुत्ते तो भौंकते हुए भाग गए, लेकिन अक्षिता को चोट आ गई। हे भगवान, मेरा खाना। चलो अच्छा, मेरा खाना तो सही सलामत है कम से कम। मेरे तो मुंह तक में धूल मिट्टी घुस गई। सत्यानाश हो इन कुत्तों का, मुझे गड्ढे में ही गिरा दिया इन्होंने। मेरी तो पसीने से गीली साड़ी और खाल पर भी मिट्टी मिट्टी लग गई है। बाजू तो छिल गया है। बेचारी अक्षिता का पूरा मुंह, साड़ी और शरीर सब कुछ मिट्टी में हो गया था। गिरने से उसे कई जगह चोट भी आई थी, लेकिन अक्षिता ने सब कुछ नजरअंदाज किया और वो खाना लेकर खेत पर पहुंची। मैं आ गई, चलिए सब खाना खा लीजिए। बहू, ये तेरे चेहरे और कपड़ों को क्या हुआ? इन पर इतनी मिट्टी क्यों है? रास्ते में क्या कुश्ती हो गई किसी से? नहीं माँ जी, बस कुछ नहीं, आप ध्यान मत दीजिए। अरे भाई, बातें बाद में करना, बड़ी भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। बेचारी अक्षिता ने किसी को भी अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में नहीं बताया। उसने नॉर्मली आज भी पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सारे परिवार वालों को खाना खिलवाया, जिसके बाद सभी आराम करने को लेट गए। और माँ, हम लोगों का खाना तो खेत में आने लगा और हमें आराम का भी वक्त मिलने लगा, लेकिन एक चीज खत्म हो गई। क्या चीज खत्म हो गई? चाय। दोपहर की चाय खत्म हो गई माँ। घर में होते थे तो चाय पीकर ही आते थे और जरा आंखें सी भी खुल जाती थी। अरे नहीं, कहीं अब ये मुझे खेत में चाय भी लाने को ना बोल दे। मैं तो पहले खाना लाने में ही परेशान हूँ। अरे तो क्या हुआ, बहू तो यहाँ आती ही है, यही चाय भी ले आया करेगी। क्यों बहू, एक बड़े बर्तन में चाय बना और फिल्टर में उसे छान ला। जी माँ जी। लो कर लो बात। अक्षिता, तू तो पहले ही गर्मी में खेत आने से परेशान है और अब तुझे चाय भी लानी पड़ेगी। अक्षिता बेचारी अपनी सास से किसी बात को मना नहीं कर पाती थी। आज भी वो चाय पर राजी हो गई और खाना खिलवाकर अपने परिवार को कुछ देर खेत में ही सुलवाने के बाद अक्षिता वापस से घर आ गई। घर आकर उसने देखा कि उसके लिए काम तैयार है। भाभी, आज शाम का खाना ना आप जल्दी बना लेना, मुझे अभी से ही भूख लगना शुरू हो रही है। अभी खेत पर से आए हुए मुझे 1 मिनट नहीं हुआ, जो इस महारानी ने मुझे काम बता दिया। खेत पर जाने से मेरे ससुराल वालों को तो आराम मिल गया, लेकिन मेरा क्या? मेरा तो चैन वैन सब उजड़ गया है। बेचारी अक्षिता की जिंदगी ऐसे ही बिजी हो गई थी। खेत पर आते ही उसने शाम का खाना बनाया और बाकी के घर के काम देखे। लगभग 1 महीने से अब रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से अक्षिता काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे ही आज के दिन। ये मैं ही हूँ जिसके पीछे कभी लड़कों की लाइन हुआ करती थी। कितनी सुंदर स्किन थी मेरी, साथ ही सभी कुछ मेरा कितना अच्छा था, और अब देखो पूरे मुंह पर दाने हो गए हैं, शरीर पर भी घमौरी हो रही है। पूरी कमर घमौरी से भरी पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सुइयां चुभा रहा हो। ये सब रोज रोज मेरे खेत पर जाने की वजह से है। सारे रास्ते धूप लगती, मेरा रंग भी दब गया है। जो भी हो, आज तो मैं खेत पर जाऊंगी नहीं। अक्षिता सोच रही थी कि आज वो खेत पर नहीं जाएगी। उसने जाकर अपनी नंद और जेठानी से आज खेत पर अपने ससुराल वालों को खाना देकर आने को बोला। मजाक मत करो भाभी, आपको लगता है कि इतनी गर्मी में मैं खेत पर खाना देने को जाऊंगी? पहले सुमेधा भाभी के साथ ही जाकर देख चुकी हूँ मैं। सनटैन पूरे 1 साल में निकला था, अब मैं फिर जाऊं? ना 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 ना, मैं तो नहीं जाऊंगी। तुम बस अपने लुक का ही सोच रही हो तारा, मेरी तरफ तो देखो। मेरे तो सारे मुंह और शरीर पर फपोले और घमोरियां हो रही हैं। अगर मुझे ये दिक्कत ना होती तो मैं चली जाती। तुम मेरी तरफ को तो सोचो, और परिवार तो वो तुम्हारा भी है ना। देखो अक्षिता, हमने नहीं कहा था तुम्हें कि ये जिम्मेदारी लो। इस जिम्मेदारी को लेना तुम्हारी अपनी मर्जी थी, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। हम तो ऐसे ही गर्मी में जाने को राजी ही नहीं थे, और माँ बाबा कब तक नखरा दिखा लेते। पेट की सुनकर तो उन्हें आना ही पड़ता, लेकिन तुम ही महान बनी। अब जाओ तुम ही खाना लेकर, हम कुछ नहीं करेंगे। अक्षिता की दिक्कत को किसी ने नहीं सुना। दोनों जेठानी और नंद ने अपने हाथ झटक दिए, जिसके बाद खाना और चाय लेकर बीमार सी हालत में अक्षिता को ही निकलना पड़ा। घर वाले घर में काम निपटा कर सुकून में, खेत वाले खा पी कर आराम कर लेंगे। बली का बकरा और कोल्हू का बैल तो सबने मुझे ही समझा हुआ है। काम करते करते ही खेत पर आओ और खेत से जाने के बाद भी काम ही करो। मेरा शरीर क्या थकता नहीं है? और ऊपर से ये गर्मी।
अक्षिता ऐसे ही गुस्से में सभी को कोसते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके पांव की चप्पल टूट गई। लो कर लो बात, इस चप्पल ने भी तो अब मेरा साथ छोड़ दिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये तो बुरी तरह टूट चुकी है। तो घिसी जाती ना, ये सारा दिन तो इस बेचारी की भी क्या गलती है। लेकिन अब मैं क्या करूं, जमीन तो गर्म है, बस पाँव ही तो बच रहे थे। अब तो लगता है इस गर्मी में पाँव पर भी छाले ही निकलेंगे। अब इतना आगे आ गई हूँ, घर भी नहीं जा सकती। अक्षिता के साथ मानो हर चीज खेल रही थी। उसने अपनी चप्पलों को गुस्से में वहीं फेंका और वो नंगे पाँव जलाते हुए खेत में पहुंची। लेकिन घमौरियों की जलन और पाँव की जलन अब अक्षिता के बर्दाश्त से बाहर थी। वो खेत में जाते ही बिना किसी के लिए चादर बिछाए बस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उसने आंखें बंद कर ली कि तभी वाह वाह अक्षिता वाह, मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी थकी हुई हो। रानी साहिबा हटो, तुम्हारे लिए पलंग लाता हूँ, उस पर बैठ जाना, बल्कि लेट जाना, ठीक है ना? माधव जी वो क्या वो? मतलब हम लोग तो यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, खाने का भी इंतजार कर रहे हैं, और तुम आते ही ऐसे बैठ गई जैसे हल तुम ही चला रही हो। अगर यहाँ आकर यही दिखाना था तो आई ही क्यों घर में रहती? ये तो बहू से किस तरह बात कर रहा है माधव? भूख में तो बिल्कुल जानवर हो जाता है। भूख की चिड़चिड़ाहट बहू पर क्यों निकाल रहा है? सही तो बोल रहा है, लेकिन आपको भी बस बहू की ही साइड लेनी है। किशोर जी, खाना खिलवाने आई है तो खाना खिलवाए, ऐसे बैठने का क्या मतलब है? अरे अरे बस कीजिए, लीजिए उठ गई मैं, और अब नहीं बैठूंगी, माफ कीजिए मुझे। सभी बेचारी अक्षिता को बैठ जाने के ऊपर डांटने लगे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अक्षिता किस दर्द को झेलते हुए वहां तक आई थी। बेचारी अक्षिता की आंखों में सभी की बातें सुनकर आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। जब अक्षिता चादर पर गुमसुम बैठी थी तब उससे किशोर बोला, अक्षिता बहू, तू इन लोगों की बात का बुरा मत मानना। हाँ, सुबह से तेज धूप में काम कर रहे हैं ना, तो बस चिड़चिड़े हो गई, ऊपर से भूख। तू बुरा मत मानना। हाँ, अरे बाबा, परिवार की बात का भी कोई बुरा मानता है क्या? आप भी ना, चिंता मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगा। आप भी कुछ देर को सो जाइए। अक्षिता ने किशोर से ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बाकी दिनों की तरह सभी ने खाना खाया, जिसके बाद अक्षिता को छोड़कर पूरे परिवार ने खेत में ही छोटी सी झपकी ले ली। इस बीच अक्षिता के पास फोन आया। अक्षिता, तुम खेत से लौटते वक्त ना जरा चावल का आटा और मैदा लेती आना, तारा का कुछ बनाने का मन है। भाभी, मेरी चप्पल टूट गई है, मैं कैसे जाऊंगी? अरे नहीं, चलो तो कोई नहीं, पहले घर आ जाओ तब चली जाना। सुमेधा ने जैसे बोला था वैसे ही करवाया। अक्षिता खेत से नंगे पांव ही घर पहुंची। उसके पैर जल गए थे, लेकिन फिर भी उसकी जिद्दी नंद उसे अपने साथ बाजार लेकर गई। भाभी, आप तो जरा सा खेत पर ही जाने को ना जाने क्या समझती हो? ऐसे चलकर दिखा रही हो जैसे पाँव में कांटा चुभ गया हो। तारा पूरे रास्ते अक्षिता को कुछ न कुछ सुनाने लगी, जो कि अक्षिता को अच्छा नहीं लग रहा था। बेचारी अक्षिता थकी हारी तारा के साथ भी बाजार गई, जिसके बाद उसने घर आकर घर के काम भी देखे। सुमिता एक नंबर की कामचोर थी, जिसकी वजह से अक्षिता के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता था। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज बेपनाह मेहनत और आराम न मिल पाने की वजह से अब अक्षिता काफी कमजोर हो गई थी। गरम गरम हवाओं और गर्मी में बाहर निकलने से उसका रंग भी काफी दब गया था, और ऐसे में घमौरी दानों से भरा हुआ कमजोर सा शरीर लेकर ही अक्षिता सारे कामों को करती थी। चलो, चाय भी बन गई, अब सभी को खिला पिला देती हूँ। आजकल तो मेरा शरीर भी कांपने लगा है। चक्कर आ रहा है। रुक गया। हे भगवान, ये दिमाग की घुमेर तो आज बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे खाना लेकर जाना चाहिए, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे। शरीर में जान कम होने के बावजूद भी अक्षिता ने परिवार की खातिर हिम्मत की और वो आज फिर से खेत के रास्ते निकल गई। हमेशा की ही तरह शीशे जैसी धूप चमक रही थी। ऐसे में अक्षिता आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से उसकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? हे भगवान। दोपहर के वक्त कोई भी सड़क पर नहीं था। ऐसे में अक्षिता बेहोश होकर गिर पड़ी। कोई उसे देखने वाला भी नहीं था। अक्षिता का पैक किया हुआ खाना वगैरह सब सड़क पर ही पड़े रहे। कुछ देर बाद एक औरत अपनी छत पर चढ़ी और अरे ये कौन सो रहा है? और ये तो कोई औरत है, ये यहाँ सो रही है क्यों? अरे नहीं, लगता कि गर्मी से बेचारी बेहोश हो गई शायद। अरे सुशीला, अरे जतिन भैया, कोई घर में हो तो देखो तो जरा, कोई बेचारा बीमार है शायद। उस औरत ने एकदम ही छत पर से हल्ला मचा दिया। जो भी लोग अपने घरों में दोपहरी में आराम कर रहे थे सभी घरों से निकल आए और अक्षिता को सभी ने घेर लिया। राह चलते लोगों ने जब ये भीड़ देखी तो वो भी मसला जानने को आने लगे, और किस्मत से अक्षिता की एक पड़ोसी की नजर उस पर पड़ गई। अरे यह तो किशोर जी के छोटे बेटे की बीवी है।
अक्षिता नाम है इसका। भाइयों बेचारी शायद खेत पर खाना देने जा रही होगी। मैं इसका घर जानता हूँ, इसे वहीं ले चलो। केशव की बात सुनकर कुछ लोगों के सहारे से लोगों ने अक्षिता को उसके घर पहुंचाया। क्या हुआ, क्या बात है? अक्षिता भाभी, सुमेधा भाभी, अक्षिता भाभी को देखो। केशव अंकल, क्या हुआ इन्हें? तारा बेटी, तेरी भाभी खेत को जाने के रास्ते में बेहोश पड़ी हुई थी। न जाने बेचारी कब से होश में नहीं है। जल्दी से डॉक्टर को बुला लो, हालत खराब लग रही है। जी, मैं जल्दी से माधव और माँ जी को भी बताती हूँ। सुमेधा ने जल्दी से डॉक्टर और अपनी सास के पास फोन घुमाया। अक्षिता के बारे में जानकर सभी जल्दी से खेत से घर भाग कर आए। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ गया और डॉक्टर, मेरी बहू सही तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? बताओ डॉक्टर। देखिए, मैंने इनका चेकअप कर लिया है। वैसे तो ये ठीक है, अभी कुछ देर बाद होश आ जाएगा, लेकिन अंदरूनी सेहत की बात की जाए तो वो तो आपको बाहर से भी दिख ही रही होगी। ये अंदर से बेहद ही कमजोर है। शरीर पर घमौनियां, अंदरूनी कमजोरी, स्ट्रेस, इससे दिमाग कमजोर और साथ में लू भी हिलने लगी हुई है। बेहतर होगा कि आप कम से कम 1 हफ्ते इन्हें बिस्तर से ना उठने दें। हाँ, अच्छा, मैं चलता हूं। डॉक्टर की बात को सुनकर सारा परिवार चौंक गया। अब उन सभी को एहसास हो रहा था कि कमजोर सी लड़की पर सारे परिवार ने कितना काम दे दिया था, जिससे अक्षिता की यह हालत हुई। कुछ देर बाद अक्षिता को होश आया और अक्षिता, क्यों? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर गर्मी में खेत पर आना मुश्किल था तो बताना चाहिए था। ऐसे मत बोलिए माधव जी, अगर मैं खेत पर ना आती तो और क्या करती माधव जी? आप लोगों को भी तो आराम की जरूरत थी ना। आप लोग भी तो खेत में कितनी गर्मी में काम करते हो। हाँ बहू, हम करते हैं क्योंकि हमें आदत है, तुझे आदत नहीं है। तूने तो आज बहू हम सभी की जान ही निकाल दी थी। बस आज से ही खेत पर खाना जाना बंद। घर में 2 मर्द हैं, अगर खाना जाएगा तो कभी अनिल या कभी माधव, ये दोनों ले आया करेंगे। अब बहू अकेले खाना नहीं लाएगी। सही बोला जी आपने। काश कि हम पहले से बहू की हालत पर ध्यान दे देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। शुक्रिया माँ जी, बाबा, जो आपने मेरी तरफ को भी सोचा। आप सभी बहुत अच्छे हैं। सभी की बातें सुनकर अक्षिता की आंखें भर आईं। वहीं दूसरी तरफ तारा और सुमेधा को अब अपने निकम्मेपन पर शर्मिंदगी हो रही थी। आज की इस घटना के बाद से फिर कभी अक्षिता खेत पर खाना देने नहीं गई।